ओके, आपण सुरू करूया. परीक्षेला सामोरे जाताना. एक मिनिट हा. परीक्षेला सामोरे जाताना हा इयत्ता 10वीच्या मुलांसाठी, इयत्ता 10वीच्या खानापूर तालुक्यामधील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आपण जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था सांगली, माध्यमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद सांगली आणि समग्र शिक्षा शिक्षण विभाग खानापूर पंचायत समिती विटा यांच्या माध्यमातून हा उपक्रम आपण दिनांक 27 डिसेंबर 2023 पासून सुरू केलेला आहे. आजचा हा तिसरा दिवस आहे, तिसरं पर्व आहे आणि आजच्या या आपण चर्चासत्राला सुरू करूया. मला वाटतं काल विषय मराठी होता. भंडारी सरांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं सर्व विद्यार्थ्यांना, सर्व ज्या शाळा सामील होत्या या उपक्रमामध्ये चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं. आजही आपल्याकडे एक प्रमुख पाहुणे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. खरं तर आजचा विषय हिंदी आहे. भाषा म्हटलं की विद्यार्थ्यांच्या थोडंसं मनामध्ये एक भीती तयार होते, कारण भाषेमध्ये लिहायला जास्त लागतं आणि गुण कमी पडतात असा एक समज मुलामध्ये आहे. गणित, सायन्स किंवा बाकीचे जे विषय आहेत त्याच्यामध्ये पैकीच्या पैकी मार्क्स पडतात. मात्र भाषा हिंदी असू दे, मराठी असू दे, इंग्रजी असू दे, थोडंसं त्या तिथपर्यंत जायला थोडंसं विद्यार्थ्यांना अवघड जातं. मात्र काही ज्या टेक्निक्स आहेत, काही क्लुप्त्या आहेत, याचा जर आपण योग्य प्रकारे वापर केला तर मग कोणती भाषा असू दे त्याच्यामध्ये आपण चांगल्या पद्धतीनं मार्क्स 100 पैकी 100 आपण मिळवू शकतो. तर आजच्या या चर्चासत्रामध्ये जो विषय आपण घेणार आहोत तो हिंदी विषय आहे. हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे. सर्व माध्यमाच्या शाळांमध्ये सेकंड लँग्वेज म्हणून आपण त्यांना भाषेला महत्त्व आपण दिलेलं आहे. आपली मातृभाषा ही फर्स्ट लँग्वेज असते. इंग्लिश मिडियमला इंग्रजी ही फर्स्ट लँग्वेज असते आणि दोन्ही माध्यमांना हिंदी ही सेकंड लँग्वेज असते. त्यामुळं ज्याप्रमाणे आपल्या मातृभाषेला आपण महत्त्व देतो किंवा आंतरराष्ट्रीय भाषा इंग्रजीला महत्त्व देतो, त्याचप्रमाणे आपली राष्ट्रीय भाषा हिंदी आहे त्याला सुद्धा आपण महत्त्व दिलं पाहिजे. कारण सर्व जे शासकीय राष्ट्रीय कार्यालय आहे त्याच्यामध्ये हिंदीचा वापर आवर्जून केला जातो आणि भारतामध्ये कुठेही आपण गेलो तर हिंदी जर चांगल्या प्रकारे येत असेल तर आपण कुठे कमी पडणार नाही. तर आजच्या या हिंदी इयत्ता 10वीच्या हिंदी विषयाचं मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून आपण मान्य श्री शरद मंडले सर यांना आमंत्रित केलेलं आहे. मंडले सर, आपलं या चर्चासत्रामध्ये तुमचं स्वागत आहे. मंडले सर हे सहाय्यक शिक्षक म्हणून न्यू आदर्श माध्यमिक विद्यामंदिर विटा या ठिकाणी काम करत आहेत. त्यांची एकूण सेवा, एकूण 18 वर्ष सेवा झालेली आहे. त्याचबरोबर हिंदी विषयाचंही अध्यापन त्यांचं एकूण सेवेमध्ये, त्यांचा हिंदी हा विषय स्पेशल असल्यामुळं त्यांचं 18 वर्ष अध्यापनाचं कार्य झालेलं आहे. ते MA BEd आहेत हिंदी विषयामध्ये. त्याचबरोबर जे काय पेपर तपासणीचं जे कामकाज असतं त्याच्यामध्ये 10 ते 12 वर्ष त्यांचा अनुभव आहे. त्याचबरोबर सध्या ते मॉडरेटर म्हणून हिंदी विषयाचं काम करतात आणि विविध संस्था, हिंदी विषयाच्या ज्या काही कामकाज करणाऱ्या संस्था आहेत त्या संस्थांमध्ये सुद्धा त्यांनी एक चांगल्या प्रकारे ठसा उमटवलेला आहे, चांगलं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि रिसोर्स पर्सन म्हणून त्यांनी तालुका स्तर, जिल्हा स्तर या ठिकाणी सुद्धा हिंदी विषयाचं किंवा इतर विषयांचं काम केलेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं आपले हे आजचे मार्गदर्शक आहेत.
मी त्यांना विनंती करतो की आपण आपल्या ह्या चर्चासत्राला इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं. म्हणले सर. नमस्ते. जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था सांगली, जिल्हा परिषद सांगली आणि समग्र शिक्षा अभियान खानापूर पंचायत समिती विटा यांच्या माध्यमातून इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला सामोरे जात असताना प्रत्येक विषयाचं स्पेशल मार्गदर्शन हा उपक्रम आपल्या तालुक्यामध्ये राबवण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या अंतर्गत गेले 2 दिवस वेगवेगळे विषय, पहिल्या दिवशी कुलकर्णी सरांचं लेक्चर झालं, काल मराठी विषयाचं झालं आणि आज हिंदी विषयाचं लेक्चर किंवा आपली जे एसएससी बोर्डाची प्रश्नपत्रिका असणार आहे त्याच्या संदर्भामध्ये ती सोडवत असताना कोणती काळजी घ्यायची, कोणत्या प्रश्नाला किती वेटेज मार्कांचा आहे आणि कोणत्या प्रश्नाला किती वेळ द्यायचा. आता याच्या संदर्भात खरं तर प्रेझेंटेशन आम्ही तयार केलेलं आहे. पीपीटीच्या माध्यमातून तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसेल प्रश्नपत्रिका, त्याचे असणारे मार्कांचे वेटेज, कुठल्या प्रश्नाला महत्व आहे, वेळ किती द्यायचा, मॅनेजमेंट कसं करायचं, या सर्वच बाबतीमध्ये इथून पुढं 1 तासभर आपलं मार्गदर्शन या ठिकाणी होणार आहे. तर आपण आपल्या विषयाला सुरुवात करूया. आज का अपना जो विषय है कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती संपूर्ण, यानी कि 80 गुणों का जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह जो उपक्रम है जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्था सांगली, माध्यमिक शिक्षण विभाग जिला परिषद सांगली, समग्र शिक्षा विभाग खानापुर पंचायत समिति विटा, इनके माध्यम से कक्षा 10वीं के छात्रों को यह जो एसएससी मार्च 2024 की परीक्षा होने वाली है उसके अंतर्गत हर एक विषय का मार्गदर्शन यहाँ पर किया जाने वाला है। हम मराठी माध्यम की जो पाठशालाएं हैं उनमें जो हिंदी विषय है 80 गुणों का लोक भारती हिंदी संपूर्ण के नाम से जाना जाता है। यह 80 गुणों का जो प्रश्न पत्र है उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का हल, उन प्रश्नों का उत्तर हमें किस तरह से लिखना है, इसके बारे में हमें यहाँ पर विस्तृत से हम जानकारी देखेंगे। अब देखो कि यह जो हमारा प्रश्न पत्र है कुल 80 अंकों का होगा। 20 अंक जो है मौखिक परीक्षा के लिए रखे गए हैं। मौखिक परीक्षा के जो अंक है वह हर एक पाठशाला में से दिए जाएंगे और यह जो 80 अंकों का हमारा जो प्रश्न पत्र होगा, यह प्रश्न पत्र किस तरह से होगा, यहाँ पर गद्य विभाग जो है जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगा 20 अंकों के लिए। पद्य जो है जो पाठ्य पुस्तक में जो पद्यांश दिए गए हैं वह पद्यांश 12 अंकों के लिए। पूरक पठन जो है यह पूरक, म्हणले सर स्क्रीन शेअर करा. 1 मिनिट. चालू आहे. हा दिसते बोला. कुल जो 80 अंक है वह 80 अंक हिंदी प्रश्न पत्र में
गद्य विभाग, पद्य विभाग और पूरक पठन, यानी कि कुल 40 अंक पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से गद्य के लिए 20, पद्य जो है पद्यांश के लिए 12 अंक है, पूरक पठन जो है उसके लिए 8 अंक है। इसके साथ ही काय होतंय? कदम सर स्क्रीन शेअर होते का? होते 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 एंटर दाबत राहा पुढे फक्त. होते? होते होते. मोबाईलवर बघा सर. 40 अंक पाठ्य पुस्तक पर आधारित है और जो 40 अंक है वह व्याकरण उपयोजित लेखन यानी कि लेखन विभाग, रचना विभाग पर आधारित है। कुल 14 अंकों का भाषा अध्ययन यानी कि व्याकरण पर आधारित प्रश्न 80 अंकों का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें पूछे जाएंगे। और उपयोजित लेखन जो रचना विभाग है उसमें 26 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल यह जो 80 मार्कों का विभाजन है, गद्य 20 अंकों के लिए, पद्य 12 अंकों के लिए, पूरक पठन 8 अंकों के लिए, भाषा अध्ययन यानी कि व्याकरण 14 अंकों के लिए और उपयोजित लेखन जो है वह 26 अंकों के लिए। अगर हम प्रश्न पत्र सुलझाने की बात करें तो यहाँ पर हमें ज्यादातर अंक दिलाने वाले जो प्रश्न है, प्रश्न चौथा और प्रश्न 5वां, ज्यादातर छात्र क्या करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न जो है उसमें पद्यांश और गद्यांश दिए हुए होते हैं और पद्यांश और गद्यांश में पढ़कर या ढूंढकर उत्तर लिखने पड़ते हैं। इससे उनका ज्यादा समय 1 से 4 जो 1 से 3 जो प्रश्न है उनमें चला जाता है। और चौथा और 5वां जो कि हर एक छात्र के लिए अच्छे अंक दिलाने वाले जो प्रश्न है वह प्रश्न समय की कमी के कारण उनके रह जाते हैं। अगर ऐसा किसी छात्र के साथ होता है तो उनमें उनका इसमें बहुत नुकसान या बहुत बड़ी हानि कुल जो अंक मिलने वाले हैं इसमें हो जाती है। इसके कारण जब 80 अंकों का प्रश्न पत्र सुलझाने का समय आएगा, जब परीक्षा के समय, अंतिम परीक्षा के समय, तब हर एक छात्र को यह ध्यान में रखना है कि कुल जो 5 प्रश्न है, हर एक प्रश्न के उत्तर, कुल 80 अंकों का प्रश्न पत्र आपको किसी भी हालत में सुलझाना ही है। इसके लिए जो समय का नियोजन करना पड़ेगा, यह नियोजन अब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही आपकी जो पाठशाला है इसमें जो 2 या 3 सराव के प्रश्न पत्र होंगे, इसमें भी आपको यह तय करना है कि किस प्रश्न को कितना समय देना है। और कुल मिलाकर 80 अंकों का हमारा जो प्रश्न पत्र है वह किसी भी हालत में हमें लिखकर पूरा करना होगा, तभी अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो कि हमारा जो प्रश्न पत्र है उसमें गद्य जो विभाग है वह कुल 20 अंकों का होगा। गद्य विभाग में पहला जो गद्यांश होगा वह पठित गद्यांश होगा। पठित गद्यांश का मतलब है यह गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक में से लिया गया होगा। अब यहाँ पर जो पठित गद्यांश है वह पठित गद्यांश सिर्फ जो गद्य है पूरक पठन को छोड़कर उनमें से एक पठित गद्यांश यहाँ पर लिया जाएगा 8 अंकों के लिए। इस पर जो प्रश्न होंगे, पहला प्रश्न होगा आकलन कृति, यानी कि जो संजाल दिए जाते हैं प्रश्न पत्र में और संजाल के तहत प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से जो गद्यांश दिया जाएगा उस गद्यांश में से उस प्रश्न का जो जवाब है, उसका जो उत्तर है वह ढूंढकर उस संजाल में लिखना होगा। अब जो संजाल प्रश्न पत्र में दिए हुए होते हैं, बहुत सारे छात्र ऐसा करते हैं कि उन संजालों को वह अब जब प्रश्न पत्र हल करते हैं, जब उत्तर लिखते हैं उत्तर पत्र में, तब वह उन संजालों को कुछ छात्र अपने उत्तर पत्र में निकालते नहीं है। इससे भी उनके अंक कम हो सकते हैं। हर एक छात्र को यह जो संजाल है वह संजाल बनाने ही है, पेन से यह संजाल बनाने हैं और उस संजाल के तहत जो जवाब है, प्रश्न के जवाब वह लिखने हैं।
ऐसी 2 आकलन कृतियां प्रश्न पत्र में पूछी जाएंगी, दो दो अंकों के लिए। यह 4 अंक आकलन के लिए होंगे पठित गद्यांश में। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न होगा शब्द संपदा यानी कि शब्द भेद पर आधारित होगा। शब्द भेद पर आधारित उस गद्यांश जो है उस गद्यांश के पर आधारित विलोम शब्द ढूंढिए, पर्यायवाची शब्द, इसके साथ ही शब्द युग्म या इसी तरह के प्रश्न जो है, या कोई एक शब्द दिया जाएगा उस शब्द से प्रश्न तैयार कीजिए, उस जो शब्द प्रश्न में दिया गया है वह उत्तर हो, ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए। इस तरह का सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। जो शब्द संपदा है यानी कि शब्द भेद, इसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इसके साथ ही लिंग, वचन पहचानो या लिंग बदल कर लिखो, वचन बदल कर लिखो, इस तरह के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। और यह जो पठित गद्यांश 8 अंकों का होगा उसमें आखिरी प्रश्न होगा अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति यानी कि स्वमत, जो गद्यांश दिया गया है उस पर स्वमत, आपके विचार क्या है, आपकी राय क्या है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखो कि हमारा जो पहला पाठ है लक्ष्मी, अब लक्ष्मी जो पाठ है गद्यांश, अगर उसमें से पूछा गया तो पालतू जानवर उनके बारे में आपको अभिव्यक्ति या स्वमत का प्रश्न पूछा जाएगा। पालतू मवेशी उनके उपयोग लिखिए, या कौन कौन से पालतू जानवर है, इस तरह के प्रश्न अभिव्यक्ति जिसके जवाब उस गद्यांश में ढूंढकर आपको नहीं मिलेंगे। तो अभिव्यक्ति के जो प्रश्न है, अभिव्यक्ति के प्रश्नों के जो उत्तर है वह आपको खुद सोचकर विचार करके अपने अपने जो विचार है, स्वमत यानी कि आपका अपनी निजी राय जो है वह उस उत्तर में लिखनी है। तो इस तरह से प्रश्न जो पहला है उसमें पठित जो गद्यांश है 8 अंकों का, उसमें 4 अंकों की आकलन कृति यानी कि आकलन पर आधारित प्रश्न होंगे, 2 व्याकरण शब्द भेद या शब्द संपदा पर आधारित होंगे, और अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए यानी कि स्वमत। अब दूसरा जो गद्यांश है, यह दूसरा गद्यांश भी पाठ्य पुस्तक में से ही लिया जाएगा। प्रश्न 1 जो है पठित गद्यांश, उसमें भी आकलन कृति जिस तरह से पहला प्रश्न हमने देखा अ में 4 अंकों की आकलन कृति है, 2 अंकों का व्याकरण यानी कि शब्द भेद है, शब्द संपदा, और 4 अंकों के लिए अभिव्यक्ति यानी कि स्वमत। यानी कि हमारा जो पूरा पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में से किसी भी 2 पाठ पर आधारित 2 गद्यांश हमें प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे। और यह जो गद्यांश है, इन गद्यांशों पर आधारित जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, अगर आकलन का प्रश्न हो, एक शब्द में या एक वाक्य में अगर उत्तर पूछा गया तो उतना ही लिखना काफी है या उतना ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो समय है वह समय ज्यादा निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो प्रश्न पत्र में गद्यांश दिया जाएगा उसे पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में जो सवाल है उसे पढ़ने पड़ते हैं, उत्तर को ढूंढना पड़ता है और ढूंढकर फिर से संजाल बनाकर लिखना पड़ता है। इसके कारण यहाँ पर जितना जल्दी हो सके वह पाठ, अगर हमने पहले ही हमारा पाठ्य पुस्तक अच्छी तरह से पढ़ लिया तो परीक्षा हॉल में जाने के बाद जो गद्यांश पढ़ने के लिए समय चला जाएगा वह समय हमें कम हो सकता है या वह समय हमारा बच सकता है। इसके साथ ही जो अगला प्रश्न है अपठित गद्यांश, अपठित जो गद्यांश है तो गद्य पर जो 20 अंक होंगे, 20 अंकों में से 8 और 8 16 अंकों के प्रश्न पाठ्य पुस्तक पर आधारित होंगे, और जो 4 अंक है वह 4 अंक अपठित यानी कि यह जो गद्यांश होगा यह गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक में से नहीं होगा। यह अपठित जो गद्यांश है, यह अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तक के बाहर या कोई भी गद्यांश होगा जो हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं होगा। इसमें आकलन
जो है 2 अंकों के लिए होगा, अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए। यानी कि यहाँ पर शब्द भेद या व्याकरण या शब्द रचना के तहत प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 20 अंक जो है गद्य के लिए, इसके बारे में हमने चर्चा की। 8 अंक त्यांच्यावर होईना काय? आहे चालू सर. हॅलो कदम सर. होते होते बोला. कदम सर, हा बोला. आता काय झालंय, त्या करपे सरांचा फोन आलेला, त्यांच्याकडे स्क्रीन दिसेना म्हणून. नाही नाही होते होते, ते सेटिंग त्यांचं काहीतरी असेल. वाळूज हायस्कूलचे. होते होते, तुम्ही बोला. होते. हाँ, तो 20 अंकों का जो यह गद्यांश है, इसमें पठित 2 गद्यांश और एक 4 अंकों के लिए अपठित गद्यांश हमारे प्रश्न पत्र में दिया जाएगा। अब इसमें बदलाव यह है, देखो कि जो गद्यांश पठित होगा यानी कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगा, वह 8 अंकों के लिए, इसमें शब्द संपदा के प्रश्न और आकलन के 2 प्रश्न होंगे 2-2 अंकों के लिए। और जो अपठित गद्यांश है वह सिर्फ 4 अंकों के लिए है, यानी कि इस पर आकलन का एक ही प्रश्न होगा 2 अंकों के लिए। और अभिव्यक्ति जो है, सिर्फ अभिव्यक्ति के 2 प्रश्न होंगे, इसमें जो शब्द भेद है इस पर आधारित प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। तो यह जो 20 अंक है, यह 20 अंक का अगर हम अच्छी तरह से उसका लेखन करें, अच्छे तरह से इन प्रश्नों को सुलझाए, तो इनमें से हमें अच्छे अंक 18, 19, 20 अंक मिल सकते हैं। एक आधा जो हमारा अंक है वह 100 मत के प्रश्न में कम हो सकता है, अगर वह लिखते समय अगर हम अपने विचार ठीक तरह से रखें और जो मानक वर्तनी की गलतियां हैं यानी कि व्याकरण की दृष्टि से अगर सही लिखे, तो यह जो पहला प्रश्न है 20 अंकों का, उसमें हम 20 से 20 अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला जो सवाल है, दूसरा प्रश्न जो पद्य विभाग पर आधारित होगा, वह 12 अंकों के लिए होगा। अब यह जो 12 अंकों के लिए हमें 2 पद्यांश दिए जाएंगे। दोनों जो पद्यांश है, यह दोनों पद्यांश पाठ्य पुस्तक पर आधारित होंगे। हमारा जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 2 तरह की कविताएं उसमें शामिल है, एक आधुनिक कविताएं और मध्ययुगीन कविताएं। अब यहाँ पर 2 कविताएं पूछी जाएंगी, एक उनमें से होगी आधुनिक कविता और एक होगी मध्ययुगीन कविता। जैसे कि बरसे ही जलद कविता है, इसके साथ ही संत मीराबाई, इनकी गिरिधर नागर, यह जो मध्ययुगीन कविताएं हैं उनमें से एक कविता हमें पूछी जा सकती है। और जो आधुनिक कविताएं हैं उनमें से एक कविता यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर पठित पद्यांश जो है, पठित पद्यांश पर 6 अंकों के लिए जो प्रश्न होंगे, उनमें से एक आकलन कृति होगी 2 अंकों के लिए, जिसके उत्तर हमें उस पद्यांश में ढूंढकर लिखने हैं। दूसरा जो होगा शब्द भेद पर आधारित शब्द संपदा। अब जो पद्यांश है, पद्यांश में ज्यादातर शब्द संपदा के जो प्रश्न है उसमें शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए, इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है। यह उसका जवाब ढूंढना भी आसान होता है, साधारण से साधारण अगर छात्र हो तो भी इसका उत्तर लिख सकता है। या अन्य तरह के पर्यायवाची शब्द लिखिए, विलोम शब्द लिखिए, इस तरह के प्रश्न भी इस शब्द संपदा में 2 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। और तीसरा 2 अंकों के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है, वह जो पद्यांश हमें दिया गया है प्रश्न पत्र में, उस पद्यांश में से किसी भी पंक्तियों का, जैसे कि पहले 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए, आखिरी 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए, या प्रश्न पत्र में वह जो पद्यांश है उस पद्यांश के कुछ काव्य पंक्तियां दी गई होंगी और उनका भावार्थ या सरल अर्थ लिखने के लिए कहा जाएगा। तो अगर आपने पाठ्य पुस्तक में जो कविताएं हैं वह ठीक तरह से पढ़ी, उनका अर्थ या भावार्थ अच्छी तरह से समझ लिया, तो उसका इस प्रश्न का उत्तर भी हम ठीक तरह से लिख सकते हैं। तो इसके लिए साल भर में हो या अब कुछ जो दिन बचे हैं, 2 महीनों का समय
अब परीक्षा के लिए हमारे पास है, इसमें अगर जो कविताएं हैं हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक में, उन सभी कविताओं को आपने ठीक तरह से पढ़ा, उनका भावार्थ ठीक तरह से समझ लिया, तो इस प्रश्न का अर्थ आप ठीक तरह से लिख सकते हो। यहाँ पर 6 अंकों के लिए पठित जो पद्यांश है, पठित पद्यांश का मतलब है जो पद्यांश पाठ्य पुस्तक जो है पाठ्य पुस्तक से लिया जाएगा, और यह जो पठित पद्यांश पाठ्य पुस्तक से लिया गया है उसमें आकलन 2 अंकों के लिए, शब्द संपदा 2 अंकों के लिए, और भावार्थ जो है जिसे सरल अर्थ लिखिए ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, यह 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। कुल 6 अंक एक पद्यांश के लिए होंगे। दूसरा जो पद्य विभाग में है 2 पद्यांश पूछे जाएंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया 2 तरह की कविताएं पाठ्य पुस्तक में दी गई है, एक आधुनिक कविता है और एक मध्ययुगीन कविता है, अलग अलग तरह की। तो उनमें से मध्ययुगीन कविता एक पूछी जाएगी और आधुनिक कविता एक पूछी जाएगी। अब यहाँ पर भी आकलन के लिए 2 अंक है जो संजाल दिए जाएंगे, उस संजाल में यह सवाल जो दिए गए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। इसके साथ ही शब्द संपदा जो है शब्द भेद पर आधारित, व्याकरण पर आधारित या उपसर्ग प्रत्यय इस तरह के शब्द संपदा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सरल अर्थ या भावार्थ लिखिए। तो 2 पद्यांश 6 अंकों के लिए, कुल मिलाकर जो हमारे पाठ्य पुस्तक में पद्य है, कविताएं हैं, उन कविताओं में से 12 अंकों के प्रश्न हमें प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। 20 अंक जो है गद्य विभाग के लिए है, 12 अंक पद्य विभाग के लिए है, और 20 में से हमने देखा 8, 8 और 4 यानी कि 8 अंकों का एक गद्यांश पाठ्य पुस्तक में से, दूसरा पाठ्य पुस्तक में से 8 अंकों का, 4 अंक अपठित यानी कि 20 अंक गद्य के हुए। पद्य जो है 12 अंकों के लिए है, यानी कि गद्य और पद्य मिलाकर 32 अंकों के जो प्रश्न है हमें पूछे जाएंगे। अब इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, तीसरी जो कृति हमें सुलझानी है प्रश्न पत्र में, वह पूरक पठन पर आधारित होगा। अब हमारा जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में गद्य, पद्य और पूरक पठन इस तरह के अलग अलग पाठ दिए गए हैं। अब पूरक पठन जो है, पूरक पठन पर दो एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया जाएगा। पूरक पठन में भी कुछ पूरक पठन ऐसे हैं जो गद्य है और कुछ पूरक पठन ऐसे हैं कि जो पद्य है। तो पूरक पठन पर आधारित जो गद्यांश पूछा जाएगा उसमें आकलन कृति 2 अंकों के लिए और अभिव्यक्ति और स्वमत 2 अंकों के लिए, यानी कि इसमें शब्द भेद के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 2 अंकों के लिए आकलन कृति जो है उसके उत्तर उस गद्यांश में ढूंढकर आपको लिखना है, और अभिव्यक्ति यानी कि स्वमत के जो प्रश्न है उसके उत्तर तुम्हें खुद सोचकर या विचार करके जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के बारे में आपके निजी विचार क्या है इसके बारे में लिखना है। उस बहुत बार ऐसा भी होता है जो प्रश्न पत्र जो है वह सुलझाते वक्त या जो उत्तर लिखे जाते हैं उसमें कि स्वमत या अभिव्यक्ति का एक आध प्रश्न ऐसा होता है कि बहुत ही आसान ऐसा सवाल पूछा जाता है, और बहुत सारे छात्र ऐसा करते हैं कि उसका उत्तर लिखते समय उनका समय जो है 8 से 10 अंकों के लिए लिखना आवश्यक होता है। कुछ छात्र ऐसे करते हैं कि जैसे निबंध लिखा जाता है, एक 20, 25, 30 पंक्तियों तक इसका उत्तर लिखते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। अभिव्यक्ति और स्वमत का प्रश्न जो है उसका उत्तर वह प्रश्न 2 अंकों के लिए है। अगर उसके लिए ज्यादा समय आपने बर्बाद किया तो आखिरी जो प्रश्न है उस आखिरी प्रश्न के लिए आपको समय कम पड़ सकता है। इसके कारण अभिव्यक्ति और स्वमत के प्रश्न अगर वह सवाल आसान भी है तो जितना पूछा गया है उतना ही जवाब उसमें लिखना है, और इसमें हमारी समय की जो जितनी बचत हो सकती है उतनी बचत समय की हमें करनी चाहिए, ताकि आखिरी जो प्रश्न है जो हमें ज्यादा अंक दिला सकता है
उसके लिए हमारा समय बचना चाहिए। इसके कारण जो यह गद्य, पद्य और पूरक पठन के जो सवाल है, उसके लिए हमें जितनी जल्दी हो सके, जितने कम समय में हो सके, उतना हमें लिखना चाहिए। हमारे पास 3 घंटों का समय होता है और 3 घंटों में से यह जो पहले 40 अंकों का जो प्रश्न पत्र है, यह 40 अंकों का प्रश्न हमें 1 घंटा और 10 या 20 मिनट यहाँ तक ही खत्म करना है। जो आखिरी प्रश्न है, उस आखिरी प्रश्न में हमें ज्यादा लिखना पड़ता है और उसके लिए समय बचाकर रखना आवश्यक है। दूसरा जो पूरक पठन हमें पूछा जाता है प्रश्न पत्र में, वह पूरक पठन जो है वह पद्यांश होता है। हमारे पाठ्यक्रम में गद्यांश और पद्यांश ऐसे अलग अलग पूरक पठन यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि देखो कि यहाँ पर जो पूरक पठन हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, मन पूरक पठन है तो यह पद्यांश है। खुला आकाश पूरक पठन है, यह गद्यांश है। ठेस पूरक पठन है पाठ्यक्रम में, यह भी गद्यांश है। इसके साथ ही हम इस धरती की संतति है जो दूसरी इकाई में है, यह पूरक पठन पद्यांश है। तो आपको यहाँ पर जितने भी पूरक पठन है, उसमें से पद्य पूरक पठन कौन से है और गद्य पूरक पठन कौन से है, यह अलग करके आपको उस वह जो पूरक पठन है, उन पूरक पठनों का ठीक तरह से आकलन या पाठ्य पुस्तक का आकलन तुम्हें करना होगा। तभी परीक्षा हॉल में जो पढ़ने के लिए समय हमारा जाएगा या बर्बाद होगा, वह कम हो सकता है। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे प्रश्न पत्र का है, वह है व्याकरण। क्योंकि व्याकरण का प्रश्न जो है, व्याकरण के जो सवाल है, कुल 14 अंकों के लिए है और यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हम 14 में से 14 अंक आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो यह इस प्रश्न की तैयारी हमें अच्छी तरह से करनी होगी। और यह जो व्याकरण है, 10वीं कक्षा के लिए जो 14 अंकों का भाषा अध्ययन व्याकरण है, यह हमारे लिए नया नहीं है। 9वीं कक्षा में भी हमने यही व्याकरण पढ़ा था और उससे पहले जो 8वीं कक्षा हो या पहले 7वीं कक्षा हो, उनमें से वहां पर जो व्याकरण दिया गया है, यही व्याकरण, इसमें से ज्यादा या अलग कोई नहीं है, वही व्याकरण 10वीं कक्षा के लिए है। इसके कारण व्याकरण के जो प्रश्न है, उसमें जो अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे 14 अंकों के लिए, उनके उत्तर अगर हम सही तरह से लिखते हैं तो 14 में से 14 अंक हम हासिल कर सकते हैं। तो व्याकरण में पहला प्रश्न होगा शब्द भेद, 1 अंकों के लिए। अब यहाँ पर शब्द भेद के तहत, शब्द भेद का मतलब है शब्द के जो प्रकार है, 8 मुख्य प्रकार शब्द या भेद है, 8 मुख्य भेद है। उनमें से 4 जो है विकारी शब्द है और 4 अविकारी, यानी कि सव्यय और अव्यय। अब शब्द भेद के तहत प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, एक वाक्य दिया जाएगा, वाक्य में से किसी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन की जाएगी और उसमें से शब्द भेद यानी कि 8 यह जो प्रकार है, उनमें से कौन सा प्रकार है यह लिखना है। जैसे कि वह शब्द अगर संज्ञा हो तो संज्ञा लिखना है, सर्वनाम हो तो सर्वनाम लिखना है, क्रिया हो तो क्रिया लिखना है, या विशेषण हो तो विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय के जो 4 भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और उसमें आदि बोधक अव्यय, यह सभी ने आपने अपनी कक्षा में विस्तृत से पढ़ा है। तो यहाँ पर यह जो 8 भेद है, 8 भेद में से एक भेद आपको पहचानना है कि वह कौन सा है और वह लिखना है। तो वह भेद अगर हम सही ढंग से लिखते हैं तो 1 अंक हासिल कर सकते हैं। यह सवाल या ढूंढना या लिखना बिल्कुल भी आसान है। दूसरा जो व्याकरण पर आधारित प्रश्न होगा अव्यय। अब अव्यय में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, यह भी 1 अंकों के लिए है। अव्यय पहचानो या अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो। तो अव्यय पहचानो अगर पूछा गया तो जो 4 प्रकार है अव्यय के, उनमें से पहचान कर लिखना है। वाक्य दिया जाएगा, वाक्य में किसी शब्द के नीचे या जो अव्यय है, उस अव्यय के नीचे अधोरेखांकित किया होगा
और वह अधोरेखांकित किया हुआ जो शब्द है या जो अव्यय है उस अव्यय का प्रकार पहचान कर लिखना है। यह भी बिल्कुल आसान है। क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया के बारे में विशेषता बताता है। समुच्चय बोधक अव्यय जो दो अलग अलग शब्द या वाक्यों को जोड़ता है। संबंध बोधक जो अव्यय है संबंध जोड़ने वाले जैसे शब्द होते हैं, के लिए, के साथ, के बाहर, ज्यादातर शब्दों के आगे के आता है। और विस्मय अधिबोधक अव्यय, विस्मय अधिबोधक चिन्ह उसके बाद में लगा हुआ होता है, जैसे कि वाह, छी, इस तरह के जो शब्द होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक अव्यय पहचानो यानी कि पहचान कर लिखना है। दूसरा, अव्यय का शब्द दिया जाता है, कोई भी शब्द, जैसे कि और शब्द दिया गया तो तुम्हें क्या करना है कि और शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। पर वाक्य में प्रयोग करते वक्त यह बात ध्यान में रखनी है कि सिर्फ शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, वह शब्द उस वाक्य में अव्यय बनकर ही आना चाहिए। कोई भी शब्द दिया गया हो, इन चार प्रकारों में से एक शब्द दिया जाएगा जिनका वाक्य बनाना है, और वाक्य जो है वह वाक्य वह शब्द उस वाक्य में अव्यय बनकर ही आना चाहिए। तीसरा जो व्याकरण का सवाल है, प्रश्न है, वह होगा संधि। अब संधि के तीन प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अब यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शब्द दिया जाएगा या संधि विच्छेद करके वह शब्द लिखा होगा और उसका भेद लिखना है। अभी मैंने बताया भेद सिर्फ तीन प्रकार के हैं, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। उसके बारे में आपको पहचान कर लिखना है। जैसे कि इस प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पर संधि विच्छेद करके दिया गया है। परार्थ शब्द, परा प्लस अर्थ ऐसा दिया गया है। अब उसका मूल शब्द होता है परार्थ और उसका जो संधि भेद है परार्थ यानी कि स्वर संधि, उसका जो भेद है। और सदाचार, सदाचार का भी संधि विच्छेद हम सत और आचार यानी कि अच्छा आचार, यह व्यंजन संधि है। तो स्वर हो, व्यंजन हो या विसर्ग हो, यह जो संधि के प्रकार है, यह संधि के प्रकार आपको पहचान कर लिखना है। यह जो प्रश्न है संधि पहचान कर लिखिए या संधि का भेद लिखिए, यह भी 1 अंकों के लिए प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। उसके बाद सहायक क्रिया। अब देखो कि सहायक क्रिया चौथा प्रश्न है, 1 अंकों के लिए ही है। अब सहायक क्रिया पहचानना बिल्कुल भी आसान होता है। सहायक क्रिया के जो वाक्य होते हैं उस वाक्य में 2 क्रियाएं लगातार आई हुई होती है। वाक्य के अंत में 2 क्रियाएं लगातार आई हुई होती है। अब उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर 2 उदाहरण लिए हैं। वह नौकरी के लिए आवेदन कर चुका, यहाँ पर आखिर में 2 क्रियाएं हैं, कर चुका यानी कि करना और चुकना। अब यहाँ पर 2 क्रियाओं में से एक क्रिया मुख्य क्रिया होती है और एक क्रिया सहायक क्रिया होती है। अब यहाँ पर वाक्य के अंत में जो क्रिया होती है, इसमें ज्यादा विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है कि वाक्य के अंत में जो क्रिया होती है उस क्रिया को उत्तर में लिखना है और उसका मूल रूप लिखना है। जैसे कि पहला जो उदाहरण है उसका उत्तर होगा चुका, और हम कोष्टक में लिखेंगे उसका मूल रूप चुकाना। दूसरा जो सवाल है, मैं आपको बताना ही भूल गया। अब यहाँ पर गया क्रिया है और गया क्रिया का मूल रूप है जाना, तो हम उत्तर में गया क्रिया लिख सकते हैं और कोष्टक में उसका मूल रूप जाना यह लिख सकते हैं। देखो कि साधारण से साधारण भी कोई छात्र हो, विद्यार्थी हो, तब भी इसका जवाब लिख सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आखिर में अंत में जो क्रिया दी गई है वह उत्तर में लिखना है और उसका मूल रूप लिखना है। अगला व्याकरण का जो प्रश्न होगा, प्रेरणार्थक क्रिया, 1 अंकों के लिए। अब प्रेरणार्थक क्रिया जो है वह प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ रूप हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं और मूल क्रिया प्रश्न पत्र में दी जाएगी, जैसे कि पीना, डरना, ऐसा प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आपको लिखना है।
जिस तरह से यहाँ पर कोष्टक बनाकर लिखा है, तालिका बनाकर, उसी तरह से हमारा जो उत्तर पत्र है उसमें लिखना है। जैसे कि पीना, पिलाना, पिलवाना, डरना, डराना, डरवाना, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं। उठना, उठाना, उठवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, इस तरह की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को याद करके रखना है और इनका प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप जो है वह सही ढंग से उत्तर पत्र में लिखना है। इसमें भी एक अंक हम बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के लिए। अब अगला जो सवाल है व्याकरण का प्रश्न, वह मुहावरे। अब मुहावरे में भी दो तरह के प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। एक होगा मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, जो मुहावरे हमारे पाठ्यपुस्तक या गद्यांश या पद्यांश में से लिए जाएंगे। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यह एक सवाल पूछा जाता है और उसमें अथवा करके दूसरा सवाल होता है कि मुहावरों का चयन कीजिए। दो मुहावरे कोष्टक में दिए जाते हैं, नीचे वाक्य दिया जाता है और उस वाक्य में जो कोष्टक में दिए गए दो मुहावरे हैं उनमें से उचित मुहावरे को ढूंढकर उस वाक्य में लिखना है और वह वाक्य फिर से लिखना पड़ता है। तो मुहावरे में दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, पहला या दूसरा, दोनों में से एक लिखा तो भी एक अंक मिल जाएगा। एक तो मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए ऐसा पूछा जाएगा और उसमें अथवा होगा उचित मुहावरे उनका चयन करके उसका उत्तर लिखना है। इसमें यह जो प्रश्न है यह प्रश्न भी एक अंकों के लिए है। उसके बाद कारक जो है, कारक के लिए भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। अब यहाँ पर जो अलग अलग कारक है यह भी एक अंकों के लिए पूछे जाएंगे। जैसे कि कर्ता कारक हो, कर्म कारक हो, करण, संप्रदान, अपादान, और उसकी जो विभक्तियां है, उसके जो शब्द है उस शब्द को, उस तालिका को आपको याद रखना होगा। जैसे कि कर्ता के लिए ने, कर्म के लिए ने, को, के लिए, इस तरह के जो तालिका है हर एक कारक के लिए, और वह जो शब्द है वाक्य में पूछा जाएगा। कर्ता वाक्य का जो होगा, उसने अगर ऐसा वाक्य होगा कि उसने कुछ कहा है या काम किया है, उसने कुछ कार्य किया है रमेश ने, और आगे कुछ वाक्य दिया होगा तो ने जो है वह कर्ता कारक आएगा। उसी तरह से कर्म, संप्रदान, अपादान और उसके जो विभक्तियां हैं उन विभक्तियों के शब्द जो है उस पर आधारित यह कारक का प्रश्न पूछा जाएगा एक अंकों के लिए। अब उसके आगे विराम चिन्ह जो है, अब विराम चिन्ह हम जब से हिंदी हिंदी विषय पढ़ते हैं उस वक्त से विराम चिन्हों का हम इस्तेमाल करना जानते हैं। जो विराम चिन्ह है सागर, वह जो विराम चिन्ह है उन विराम चिन्हों को ठीक ढंग से, जैसे कि पूर्ण विराम हो, वाक्य दिया जाएगा उस वाक्य में विराम चिन्ह नहीं होंगे, और उस वाक्यों में पूर्ण विराम हो या अल्प विराम हो, जिस किसी भी स्थान पर उसकी आवश्यकता हो, प्रश्न चिन्ह हो, विस्मयार्थी चिन्ह हो या योजक चिन्ह हो, कोष्टक हो, उद्धरण चिन्ह जिसे अवतरण चिन्ह कहा जाता है, इकहरा और दोहरा, इस तरह के जो विराम चिन्ह है उस वाक्य में जिस स्थान पर विराम चिन्ह लगाना आवश्यक है वह विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखना है। तो इसमें इस प्रश्न के लिए एक अंक है। अगला जो है काल परिवर्तन, काल परिवर्तन 2 अंकों के लिए है। यहाँ पर वाक्य दिया जाएगा और कोष्टक में काल लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जो मुख्य काल है, जैसे कि वर्तमान काल हो, जैसे कि उसमें 3 प्रकार है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। भविष्य और भूतकाल के भी 2 प्रकार है। तो इनमें से जो पूछा गया है प्रश्न में, तुम्हें कोष्टक में जो पूछा जाएगा
कोष्टक में जो दिया जाएगा, जो सूचना दी जाएगी उस सूचना के अनुसार आपको काल परिवर्तन करना है। यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 में से 2 लिखना है। अगर आपके पास समय है तो 3 में से 3 भी लिखे तो भी चलेगा। इसमें 2 अंक हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो भाषा अध्ययन व्याकरण के तहत अगला सवाल होगा, वाक्य के भेद पूछे जाएंगे। वाक्य के भेद जो है वह 2 तरह के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो है 8 भेद है, जिसमें विधानार्थक वाक्य है, निषेधार्थक वाक्य है, प्रश्नार्थक वाक्य है, या आज्ञार्थक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक और विस्मयार्थक। यह जो अलग अलग वाक्य है, उन वाक्यों में से एक प्रकार आपको वाक्य दिया जाएगा और वाक्य का प्रकार बताना है। अर्थ के अनुसार यह 8 जो प्रकार है आपको सवाल में पूछा जाएगा। अर्थ के आधार पर भेद लिखिए या रचना के आधार पर भेद लिखिए। तो वाक्य के आधार पर जो 8 भेद है उनमें से एक भेद को लिखना है, और रचना के आधार पर जो 3 भेद है उनमें से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य यह एक रचना के आधार पर वाक्य का भेद है, जिसमें वाक्य साधारण वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य जो है उसमें 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ा जाता है, जैसे कि जो अव्यय है समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे कि और, ताकि, परंतु, किंतु, बल्कि, इस तरह के जो शब्द है, इस तरह के इस तरह से के शब्दों से जोड़ा जाएगा। तो यह संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य जो होते हैं इसमें भी 2 वाक्य होते हैं और दोनों वाक्य एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं, आधारित होते हैं। पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है, ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहा जाता है। उसके बाद आखिरी प्रश्न जो है व्याकरण का, वाक्य शुद्ध करना। अब इसमें जो वाक्य दिया जाएगा प्रश्न में उसमें कुछ गलतियां होंगी। वह गलतियां मानक वर्तनी की दृष्टि से होगी, या उसमें कुछ गलतियां विशेषण की होगी, कुछ गलतियां लिंग या वचन की होंगी। तो हमें उन गलतियों को ठीक ढंग से सही तरीके से पहचानना है, और ऐसी गलतियों को पहचान कर हमें उस गलतियों को सुधार कर वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखना है। तो यहाँ पर ज्यादातर छात्र क्या करते हैं कि जो जिस शब्द में गलती है ही नहीं, ऐसे शब्द को गलत करके लिखते हैं, और जो गलत है वैसा का वैसा रह जाता है। तो यहाँ पर छात्रों को इस बात का ध्यान रखना है कि 1 या 2 गलतियां उस वाक्य में होती है, उन गलतियों को पहचानना है, उन गलतियों को ठीक करके उसको फिर से लिखना है। और जहां पर हमने गलती को सुधार लिया है, जहां पर हमने उस गलती का सुधार किया है, वहां पर अंडरलाइन करके वहां पर हाईलाइट करना चाहिए, ताकि जो हमारा प्रश्न पत्र की जांच करने वाले जो भी एग्जामिनर होते हैं उनको यह आसानी से दिखाई दे। तो जिस जिस स्थान पर व्याकरण के तहत हमने जो भी सवाल या जो भी प्रश्न सुलझाए हैं उनके चाहे वह विराम चिन्हों का हो, चाहे काल परिवर्तन का हो, चाहे अव्यय का वाक्य में प्रयोग हो, इन सभी जगहों पर जहां पर हमने दुरुस्तियां की है, जहां पर हमने सही उत्तर लिखा है, उसमें हमें उस जहां पर सही उत्तर लिखा है वहां पर हमें अधोरेखांकित करना जरूरी है।
उसके बाद जो आखिरी प्रश्न 26 अंकों के लिए है वह है उपयोजित लेखन रचना विभाग। अब यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो प्रश्न है इस प्रश्न में हमें जैसे कि लिखना ज्यादा पड़ता है, निबंध लिखना है, पत्र लिखना है, कहानी लिखनी है, वृत्तांत है, विज्ञापन है, पत्र है, तो इसमें ज्यादातर समय उनका निकल जाता है और उनमें से 10 अंकों का, 5 अंकों का, कुछ छात्रों का 15 अंकों का ऐसा कुछ रह जाता है। अगर ऐसा होता है तो इसमें उस छात्र की बहुत बड़ी हानि वहां पर हो हो जाती है। तो जो आखिरी प्रश्न है उपयोजित लेखन, उपयोजित लेखन में हमें जो 26 अंकों का प्रश्न है पत्र लेखन, यहाँ पर 2 सवाल पूछे जाएंगे। एक होगा औपचारिक पत्र जिसे कार्यालयीन पत्र कहा जाता है और दूसरा होगा अनौपचारिक पत्र जिसे घरेलू पत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर जो औपचारिक पत्र है वह 5 अंकों के लिए, अनौपचारिक पत्र वह भी 5 अंकों के लिए, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं होती। उनमें से एक प्रश्न हम एक पत्र हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र लिखते समय हमें उसमें संदर्भ या विषय लिखना आवश्यक होता है। जो अभिवादन के शब्द है महोदय, महोदया, क्योंकि यह कार्यालयीन पत्र होता है, उसके द्वारा आदर प्रकट करना आवश्यक होता है। सही शब्दों में आशय या जो विषय दिया जाता है उसका विवेचन करना पड़ता है। पत्र का समापन करते वक्त भी जो पत्र लिखने वाला प्रेषक होता है उसकी जानकारी, उसका पता और अंत में उसका जो मेल आईडी होता है वह लिखना आवश्यक होता है। अब देखो कि यहाँ पर प्रश्न का जो यह जो पत्र है उस पत्र का प्रारूप दिया गया है। अब देखो कि एसएससी जो परीक्षा है आपके अंतिम परीक्षा, उसका जो यह उत्तर पत्र होगा, उस उत्तर पत्र में जो आप पत्र लिखेंगे उस पत्र को जो अंक दिए जाते हैं वह अंक पत्र के लिए विभाजित करके दिए जाते हैं। जैसे कि दिनांक, प्रति, विषय, संदर्भ, इसके लिए 1 अंक अलग से दिया जाता है। विषय विवेचन जो है, विषय विवेचन के लिए अलग से अंक दिए जाते हैं और उस जो पत्र है उसका जो अंत होता है उसमें हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल आईडी, इसके लिए अलग अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो अंक विभाजित करके दिए जाते हैं इसके कारण आपको यह जो पत्र है, यह पत्र, इस पत्र में शुरू से अंत तक हर एक बात का ध्यान रखना होगा। जैसे कि दिनांक लिखते वक्त अल्प विराम कहाँ पर देना है। हम लिखते हैं जो तिथि है, दिनांक जिसे हम कहते हैं वह अंकों में, महीने का नाम अक्षरों में, उसके बाद साल अंकों में, वहां पर अल्प विराम देना है। प्रति लिखने के बाद अल्प विराम देना है। महोदय लिखने के बाद अल्प विराम देना है। बहुदय, बहुदीय या बहुदिया जो हम लिखते हैं उसके बाद अंत अल्प विराम यहाँ पर देना है। जो उत्तर पत्र टॉप जो छात्र होते हैं जिनको 75, 76 या उससे भी ज्यादा अंक हासिल किए हुए, तो उनमें से ऐसी जो मानक वर्तनियां है या ऐसे जो विराम चिन्ह है उनका बारीकी से देखा जाता है और उनके जो अंक है वह कम किए जाते हैं। तो हमारा एक भी या आधा भी अंक कम न हो, इसके लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर अल्प विराम देना है और किस तरह से पत्र पूरी तरह से लिखना है। अब पत्र का जो दूसरा प्रकार है वह है अनौपचारिक पत्र जिसे घरेलू पत्र भी कहा जाता है। तो इसमें भी संबोधन, अभिवादन, जिस रिश्तेदार को पत्र लिखना है उसके अनुसार संबोधन, अभिवादन लिखना पड़ता है। उस पत्र को शुरू में
जिसे पत्र लिखा जाता है उसका कुशल या क्षेम पूछा जाता है। उसके बाद प्रभावी शब्दों में उसका विवेचन करना पड़ता है। और जो पत्र का समापन है, हमारा जो उत्तर पत्र या कागज होता है उसके बाईं ओर यह सब लिखना पड़ता है। पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर, प्रेषक का पता, नाम और ईमेल आईडी लिखना अनिवार्य है। अगर इसमें से आप कुछ भी एक आध भूल जाते हैं तो आपके अंक कम होने की संभावना रहती है। इसके कारण पत्र लिखते समय हर एक जो बारकाइयां हैं उन बारकाइयों को ध्यान में रखकर ही पत्र लिखा जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्र का प्रारूप दिया गया है। उस पत्र के प्रारूप के अनुसार ही पत्र लिखना है। किसी भी तरह की गलतियां अगर न हो तो इस पत्र में हमें 5 में से 4, 4.5 या 5 में से 5 अंक भी हासिल हो सकते हैं, मिल सकते हैं। अब उसके बाद 4 अंकों के लिए गद्य आकलन का प्रश्न होगा। इसमें क्या होगा कि एक अपठित गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में दिया गया होगा, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं होगा। और उस अपठित गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न आपको ऐसे तैयार करने हैं कि जिन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में हो। और दूसरी बात यह है कि उन प्रश्नों के जो उत्तर है वह उस गद्यांश में हो। तो ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं, उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अपठित गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रश्न आपको बनाने हैं, वह प्रश्न बनाते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि प्रश्न सुस्पष्ट हो, प्रश्न बनाने के बाद अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना अनिवार्य है, नहीं तो आपके अंक काट दिए जा सकते हैं। अगर प्रश्न चिन्ह न लगाया गया हो तो इसमें आपके अंक कम हो सकते हैं। इसके साथ ही जो प्रश्न बनाना है उस प्रश्न बनाते वक्त यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का इस्तेमाल प्रश्न बनाते वक्त उस वाक्य में होना जरूरी है, वरना आपका प्रश्न तैयार ही नहीं होगा। जैसे कि कुछ प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, कौन, कितना, किसका, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कौन सा, इस तरह से के जो शब्द है, इस तरह के शब्दों को या प्रश्नार्थक शब्दों को लेकर आपको प्रश्न तैयार करने हैं। देखो कि फिर से एक बार यह जो 4 अंक है इसमें 4 में से 4 अंक हम हासिल कर सकते हैं। 4 प्रश्न बनाने हैं। एक आध प्रश्न अधिक भी बनाया, ज्यादा का बनाया, 4 से 5 बनाए तो भी चलेगा। प्रश्न बनाते वक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे प्रश्न नहीं बनाना है। या इस गद्यांश को शीर्षक दीजिए, इस तरह का भी प्रश्न नहीं बनाना है। तो प्रश्न बनाते वक्त ऐसे प्रश्न बनाने हैं कि जिस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में हो या एक वाक्य में हो और जिसका जवाब उस अपठित गद्यांश में हो। ऐसे प्रश्नों को तैयार करके लिखना है। यहाँ पर आपको 4 अंक मिल सकते हैं। रचना विभाग पर अगला जो प्रश्न है वह होगा वृत्तांत। लिखिए। अब वृत्तांत और कहानी दोनों में से एक प्रश्न आपको लिखना है। वृत्तांत के लिए अथवा प्रश्न होगा कहानी लेखन। अब समय के अनुसार आपको तय करना है कि वृत्तांत लिखना है या कहानी लिखनी है। वृत्तांत आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना होता है और कहानी आपको 80 से 100 शब्दों में लिखनी होती है। अब वृत्तांत लिखते समय वहां पर दिया गया जो स्थान है, समय है, दिनांक है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और वृत्तांत जो है, वृत्तांत अच्छे ढंग से, सही ढंग से लिखना पड़ता है। अब वृत्तांत लिखते समय अगर कोई सवाल पूछा गया, जैसे कि देखो कि किसी भी घटना पर आधारित वृत्तांत पूछा गया, यहाँ पर बालिका दिवस का वृत्तांत पूछा गया है, तो 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। तो आपके उत्तर में 4 जनवरी और स्थान कोई भी हो, बिटा हो, सांगली हो, पुणे हो, तो वह स्थान लिखना होगा। उसके बाद जिस तारीख को वह दिन होता है, कोई भी हो, स्वतंत्रता दिवस हो तो 16 अगस्त आएगा। और उसके बाद लिखते समय कल 15 अगस्त को यह समारोह संपन्न हुआ, ऐसे शब्दों में उसका जो लेखन है वह करना होगा।
अब यहाँ पर वृत्तांत के लिए अथवा का जो प्रश्न है उसके लिए ऑप्शन, या दूसरा प्रश्न कहानी, दोनों में से एक लिखना है। अगर वृत्तांत लिखा तो कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। दोनों अगर लिखेंगे तो समय की बर्बादी होगी। कहानी आपको 80 से 100 शब्दों में लिखनी है। अब कहानी, वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन दोनों में भी अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। कहानी जो है लिखते समय आपको शब्दों के आधार पर कहानी पूछी जाएगी, असंबद्ध शब्द यानी कि मुद्दों के आधार पर, सुवचन या कहावत के आधार पर भी कहानी पूछी जाएगी, या जो मुद्दे दिए जाएंगे। अब ज्यादातर मुद्दों के आधार पर ही कहानी या ढांचे के आधार पर कहानी पूछी जाती है। अब यह कहानी लिखते समय हमें उन जो मुद्दे हैं उनको ठीक तरह से पढ़ना होता है। कहानी भूतकाल में लिखी जाती है और कहानी के संवाद हम वर्तमान काल में लिख सकते हैं। उचित स्थान पर विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही कहानी को शीर्षक और सीख लिखना अनिवार्य है। शीर्षक के लिए अलग से एक मार्क है और जो कहानी का जो सीख है उससे मिलने वाली, उससे भी अलग अंक दिए जाते हैं। इसके कारण कहानी लिखते समय कहानी को नाम लिखना जरूरी है। नहीं लिखा तो एक अंक कम हो जाएगा। कहानी के लिए अंत में उसका उसकी जो सीख है, कहानी से मिलने वाली सीख, वह भी लिखना जरूरी है। और कहानी अगर हम सही और रोचक ढंग से लिखे, अगर मानक वर्तनी की गलतियां न करें, तो कहानी में भी हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। 5 में से 4.5 5 अंक भी हमें मिल सकते हैं। तो इस तरह से जो कहानी लेखन है, वह कहानी लेखन का जो प्रश्न है उसे भी हम सही ढंग से लिखना है। अगला जो प्रश्न है 5 अंकों के लिए, विज्ञापन का लेखन करना है 50 से 60 शब्दों में। विज्ञापन के लिए विषय दिया जाएगा, किसी वस्तु का विज्ञापन करना होगा, किसी स्थान का विज्ञापन करना होगा, या किसी कार्य का विज्ञापन। तो अलग अलग तरह के प्रश्न विज्ञापन में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण आप देख सकते हैं, मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर एक विज्ञापन दिया गया है कि जिसमें प्रश्न में पूछा गया दिया गया है कि क्षेत्र, राज्य, स्थान उस का लाभ किसे होगा और उद्योग धंधे के बारे में लिखे। तो इस तरह से विज्ञापन लिखते समय आपका जो उत्तर पत्र है उसमें इस तरह से चौकट बनाकर जो शब्द है उन शब्दों को जो महत्वपूर्ण शब्द है या किसी प्रोडक्ट या किसी वस्तु का विज्ञापन हो, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है साबुन का विज्ञापन, तो यहाँ पर आप छोटा सा साबुन का चित्र भी निकाल सकते हैं। या जो जिस चीज का विज्ञापन करना है उसे थोड़े मोटे शब्दों में लिख सकते हैं और उसके बारे में कोई सुवचन हो या ऐसा उसके लिए उस विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए उसमें छूट देनी हो या किसी ऑफर का भी जिक्र या उल्लेख यहाँ पर आप कर सकते हो, जिससे आपका विज्ञापन जो है वह विज्ञापन एक आकर्षक विज्ञापन तैयार हो। तो इसी तरह से यह जो विज्ञापन है, इस विज्ञापन के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। अब इस प्रश्न के लिए भी अच्छे अंक या 5 में से 5 अंक ठीक तरह से लिखा जाए तो मिल सकते हैं। हमारे प्रश्न पत्र का जो आखिरी सवाल है वह निबंध लेखन का होता है। निबंध लेखन यहाँ पर 5 अंक दिए गए हैं। यह गलती से हुआ है, निबंध 7 अंकों के लिए है। अब यह जो निबंध लेखन है 7 अंकों के लिए, 5 प्रकार के निबंध है। उनमें से आपको पूछे जाएंगे आत्मकथा का निबंध, वैचारिक, वर्णनात्मक, चरित्रात्मक या कल्पना प्रधान। इनमें से 2 निबंध पूछे जाएंगे, 2 में से 1 निबंध पर आपको लिखना है। और निबंध 7 अंकों के लिए है। इसके लिए आपको कम से कम 120 से 150 शब्दों में उसका उत्तर लिखना पड़ता है। निबंध लिखते समय जो विषय दिए गए हैं उनमें से आपको जो विषय आसान लगे वह निबंध लिखना चाहिए। कुछ छात्र ऐसे करते हैं कि निबंध लिखना शुरू करते हैं, 8-10 पंक्तियों तक लिखते हैं, बाद में उसे छोड़ देते हैं, दूसरा लिखते हैं। तो इस तरह से समय की बर्बादी न करें। आपको जिस
विषय पर लिखना आसान लगता हो उस विषय पर निबंध का चयन करे और ठीक अच्छी तरह से निबंध लिखे। आत्मकथनात्मक जो निबंध है उसमें से अगर पूछा गया तो वह खुद अपना कथन कर रहा है या बोल रहा है, इस तरह से निबंध लिखना है। वैचारिक अगर पूछा गया तो वैचारिक आपकी जो राय है, विचार है, वह लिखना है। वर्णनात्मक आपको जो भी आसान लगे उस विषय पर निबंध लिखना है। अंत में जो 7 अंकों के लिए जो निबंध है वह निबंध का लेखन ठीक तरह से करना है। तो इस तरह से हमने यह जो पूरी पूरा जो प्रश्न पत्र है 80 अंकों का, उस 80 अंकों के प्रश्न पत्र में हमने देखा कि जो इसका जो विभाजन है गद्य 20 अंकों के लिए है, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, पद्य में किस तरह के पद्यांश पूछे जाएंगे, पूरक पठन, भाषा अध्ययन और अंत में उपयोजित लेखन या रचना विभाग पर आधारित 26 अंकों के यह प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह जो सभी प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को अगर आप सही समय में, जैसे कि 3 घंटों का समय हमारे पास रहता है, 3 घंटों में से 2 घंटे और 50 मिनट तक आपका यह जो प्रश्न पत्र है पूरा तरह से सुलझाना होगा। आखिर के जो 10 मिनट बचते हैं वह फिर से एक बार आपका जो उत्तर पत्र है उसको जांचना होगा कि कहीं कुछ रह गया हो, तो फिर से लिखने के लिए यह 10 मिनट का समय जो अंत में शेष रहकर आपका पूरा प्रश्न पत्र जो है वह सुलझाना जरूरी है। तभी जो हिंदी विषय है 80 अंकों का, 80 में से आप अच्छे से अच्छे अंक या 80 में से 80 भी अंक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कदम सर, ठीक आहे। हा अशा ठीक. पद्धतीने आज आपण पूर्ण 80 मार्काचा म्हणजे आता येणारी जी मार्च 2024 ची एक्झाम आपल्याला द्यायची आहे, त्याच्यामध्ये 80 मार्काचा जो आपला पेपर आहे तो सोडवत असताना त्याच्यामधले असणारे बारकावे, खरं तर वेळ कमी होता, कमी वेळेमध्ये हे सगळं तुमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न केला। तुम्ही तुमच्याकडे अजून 2 महिन्यांचा वेळ बाकी आहे, तेवढ्या वेळेमध्ये जर व्यवस्थित नियोजन केलं आणि चांगल्या पद्धतीने अभ्यास केला तर निश्चितपणाने हिंदी सारख्या विषयामध्ये, म्हणजे आता आपला जो टोटल निकाल आहे तो निकाल बेस्ट ऑफ 5 नुसार बनतो, तुम्हाला ही माहिती आहे सगळ्या विद्यार्थ्यांना। मग हिंदी सारखा आपला विषय या बेस्ट ऑफ 5 मध्ये जर म्हणजे चांगले मार्क मिळाले आणि दुर्दैवाने एखाद्या विषयामध्ये जरी कमी मार्क मिळाले, हिंदी स्कोरिंगचा विषय आहे त्याच्यामध्ये जर चांगले मार्क मिळाले तर बेस्ट ऑफ 5 नुसार तुमची पर्सेंटेज वाढायला सुद्धा हा विषय महत्वाचा असणार आहे। पुन्हा एकदा कदम सर आपले मार्गदर्शक, पंचायत समितीचे विषय तज्ञ ज्यांनी या सेमिनारसाठी मार्गदर्शन केलं, आणि डाएट त्याचबरोबर जिल्हा परिषद माध्यमिक विभाग सांगली आणि पंचायत समिती यांचा मी आभार मानतो। आणि जी संधी मला या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल आणि कालपासून वेळोवेळी कदम सरांनी मला मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल त्यांचेही आभार मानतो आणि थांबतो। धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद. आपण अत्यंत चांगल्या पद्धतीने, आपल्याकडे 1 तास होता, त्या 1 तासामध्ये आपण अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हिंदी विषयाचं जे काय प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप आहे किंवा प्रत्येक प्रश्नाला नेमकं काय केलं पाहिजे, त्याच्यामधल्या काय आयडिया आहेत किंवा काही क्लुप्त्या आहेत, जास्त मार्क पडण्यासाठी काय केलं पाहिजे, आणि काही बाबतीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मध्ये सगळ्या बाबी आपण पोचू शकत नाही, तर या माध्यमातून आपण